नमस्कार। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर, और राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत राजस्थान के जो पुरातात्विक स्रोत है उन पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा कर रहे थे। राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत मित्रों राजस्थान के अभिलेख और राजस्थान के शिलालेख अपन पढ़ रहे थे। बताओ राजस्थान के प्रमुख किसके ऊपर चर्चा कर रहे थे? राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। मित्रों शिलालेखों की संख्या जो सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट है उसके अनुसार लगभग 162 है, लेकिन इन शिलालेखों पे 162 शिलालेखों पर पूरी चर्चा नहीं करेंगे। अपन कुछ महत्वपूर्ण शिलालेखों पर ही चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, शिलालेख अभिलेख का ही एक भाग होता है। पुरातात्विक स्रोत में अपन अभिलेख पढ़ते हैं, सिक्के पढ़ते हैं, और इसके अलावा मृद भांड पढ़ते हैं। मृद भांड मैंने आपको वर्गीकरण बताया था। मृद भांड 3 होते हैं: उच्च मृद भांड, निम्न मृद भांड और मध्य मृद भांड। जहां पर काला प्लस लाल रंग होगा, पहला प्रधान रंग काला होगा और लाल अपने उसके साथ लाल रंग होगा, उसे अपन निम्न मृद भांड कहेंगे। और लाल ज्यादा होगा और काला कम होगा उसे मध्य मृद भांड कहेंगे, और दूसरा रंग का जो मृद भांड होगा उसे उच्च मृद भांड कहेंगे। दोस्तों उसके अलावा सिक्के भी पढ़ेंगे, और सबसे पहले अपन ने अभिलेखों की शुरुआत की थी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख पुरातात्विक स्रोत के भाग है। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना मैंने आपको बताई थी 1861 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। और 1902 में इसका पुनर्गठन किया जाता है पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जॉन मार्शल के द्वारा। राजस्थान में सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों की जो खोज का कार्य शुरू किया गया था वो बताओ किसके द्वारा किया गया था? कोलायल के द्वारा किया गया था। ये कुछ बातें अपन ने पिछली क्लास में देखी थी। उसके बाद अपन ने एक एक शिलालेख के बारे में पढ़ना शुरू किया था। बड़ली शिलालेख सबसे प्राचीन शिलालेख है। शिलालेख मैंने कहा कि अधिकांश शिलालेख संस्कृत और राजस्थानी भाषा में उल्लेखित है। शिलालेखों की जो भाषा है वो गद्य और पद्य दोनों भाषा है। लिपि कौन सी है? बर्मा लिपि है, नागरी लिपि है, महाजनी लिपि है। ये साधारण सी बातें अपन ने पढ़ी थी। मित्रों पिछले वर्ष के अगर मैं प्राचीन पेपर उठा करके देखूं पिछले 5-7 सालों के आरपीएससी के व अधीनस्थ बोर्ड के, तो एक निष्कर्ष इस शिलालेखों के अध्याय से जरूर निकल करके सामने आया है। शिलालेख और अभिलेख का प्रश्न बनता है तो कैसा बनता है? पिछले 10 वर्ष के पेपरों का एनालिसिस करके मैं मेरे अनुभव आपके सामने साझा कर रहा हूं। मित्रों आरपीएससी ने 4 प्रश्न शिलालेखों के पिछली विभिन्न 10 सालों में पूछे हैं, और वो चारों प्रश्न उसके पूछने का तरीका जो निकल कर आया है वो तरीका यही है। मान लीजिए उसने पूछा कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? आरपीएससी की बात मैं पहले कर लेता हूं, उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड की मैं बात करूंगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा? उसने 4 ऑप्शन दे दिए: बड़ली शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, चीरवा शिलालेख, और एक मान लीजिए उसने और कोई दे दिया घंटियाल शिलालेख। बताओ कौन सा शिलालेख? घंटियाल। ये 4 विकल्प उसने दे दिए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, और इसका अपन ने पढ़ लिया है। सही उत्तर बताओ कौन सा हो जाएगा? बड़ली शिलालेख जो अजमेर से मिला था। मित्रों बड़ली शिलालेख जो 443-33 ईसा पूर्व का शिलालेख है। अब आरपीएससी ने अगले पेपर में क्या किया? इन्हीं 3 शिलालेख जो ऑप्शन में शिलालेख दिए गए हैं, इन्हीं तीनों शिलालेखों में से किसी एक शिलालेख का प्रश्न बना दिया। अब अगले पेपर में क्या किया उसने? आरपीएससी के मैंने 4 पेपर देखे पिछले 10 वर्षों के मुख्य परीक्षाओं के, जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, बड़ी परीक्षाएं हैं, उनमें उसने पहला प्रश्न बड़ली शिलालेख का पूछा, ये 4 ऑप्शन में दिए थे। फिर उसने अगला प्रश्न बिजोलिया का पूछा, अगली परीक्षा में उसने चीरवा का पूछा, और अगली परीक्षा में उसने किसका पूछा? घंटियाल का पूछा। यानी यही 4 शिलालेख मैंने जो आपके सामने लिखे हैं ये परीक्षा के लिए सबसे बड़े महत्वपूर्ण शिलालेख है। और अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न क्या है परीक्षा में प्रश्न पूछने का? ध्यान रखिएगा, शिलालेख जो है उनको पढ़ने का तरीका अपन उन्हीं शिलालेखों को पढ़ेंगे जो परीक्षा में अपने पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण है। मित्रों
अधीनस्थ बोर्ड जो है अपना आरएसएमएसबी राजस्थान कर्मचारी अपने चयन बोर्ड जो है उसके एग्जाम में पूछने का परिभाषा क्या, उसका पूछने का जग क्या है, वो कभी शिलालेख का सीधा प्रश्न नहीं पूछता। वो शिलालेख का प्रश्न शासक के साथ मिला करके पूछता है। वो पूछता है कि बप्पा रावल और काल भोज को किस प्रशस्ति में अलग अलग कहा गया है। वो पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है। ये सारे इतिहास से अटैच बातें हैं। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में कहा गया है, वो पहले प्रश्न में उत्तर देता है और फिर अपने से उस उत्तर से प्रश्न बनवाने की अपने क्या करता है, कोशिश करता है, यानी पैसिव वॉइस में चलता है। दोनों एजेंसियां जो राजस्थान की मुख्य एजेंसियां हैं, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी, उनका पैटर्न तो दोस्तों यही है। और अपन इनके बारे में, शिलालेखों के बारे में आज अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अपन ने चीरवा अपने प्रमुख शिलालेखों में बड़ली का शिलालेख देखा, बड़ली के अलावा गोसुंडी का शिलालेख देखा और दो तीन छोटे छोटे शिलालेखों के बारे में और जानकारी प्राप्त की। आज का जो शिलालेख है उस शिलालेख के बारे में मित्रों अपन चर्चा करेंगे, जिस शिलालेख का नाम है बिजोलिया शिलालेख। बताओ किस शिलालेख के बारे में चर्चा करेंगे? बिजोलिया शिलालेख के बारे में चर्चा करते हैं मित्रों। और बिजोलिया शिलालेख ध्यान रखिएगा 5 फरवरी 1170 ईस्वी को खोजा गया। बताओ ये शिलालेख कब लिखा गया था? 1170 ईस्वी में लिखा गया था। ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि बिजोलिया जो शिलालेख है इसकी भाषा कौन सी है, तो बिजोलिया शिलालेख की भाषा मित्रों ध्यान रखना संस्कृत है। बिजोलिया शिलालेख की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। कुल 36 श्लोक इसके ऊपर लिखे गए हैं। बिजोलिया शिलालेख पड़ता कहां पर है? भीलवाड़ा में पड़ता है मित्रों। ये शिलालेख लिखवाया किसने था? ये शिलालेख मित्रों ध्यान रखना जैन श्रावक लोलावक ने लिखवाया था। जैन अपने श्रावक लोलाक ने लिखवाया था। जैन श्रावक बताओ किसने लिखवाया था? लोलाक ने लिखवाया था मित्रों। इसके अगर आपसे पूछा जाए कि रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे कि इसके रचनाकार जो है वो गुणभद्र है। बताओ इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? इसके रचनाकार हो जाएंगे गुणभद्र वे केशव कायस्थ। बताओ कौन हो जाएंगे? इसके रचनाकार गुणभद्र वे केशव कायस्थ जो है इसके क्या हो जाएंगे? रचनाकार हो जाएंगे। ये कुछ बातें अपने को सीधी सीधी बताओ किस शिलालेख के बारे में याद रखनी है? बिजोलिया शिलालेख के बारे में मित्रों ध्यान में रखनी है। ये शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ था? पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ था। बताओ कौन से मंदिर से प्राप्त हुआ था? पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त। और पार्श्वनाथ मंदिर जो है इससे इस शिलालेख की प्राप्ति होती है। ये तो इस शिलालेख के बारे में अपने को कुछ साधारण सी बातें ध्यान रखना है कि बिजोलिया शिलालेख में क्या क्या है। 1170 ईस्वी में, भाषा संस्कृत, कहां पर मिलता है? भीलवाड़ा में। जैन श्रावक लोलाक ने लिखवाया था या उत्कीर्णकर्ता भी कह सकते हो। इसके रचनाकार गुणभद्र वे केशव कायस्थ थे और पार्श्वनाथ मंदिर से यह शिलालेख बताओ क्या होता है? प्राप्त होता है। यहां तक की साधारण सी जानकारी बिजोलिया के बारे में अपने को होनी चाहिए। ठीक है गुरुजी, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बिजोलिया शिलालेख का साधारण परिचय है। बिजोलिया शिलालेख के बारे में और क्या क्या जानकारी है वो भी तो हमें बताओ। अभी बताते हैं मित्रों। बिजोलिया शिलालेख, ये बिजोलिया शिलालेख, इसमें और क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? सबसे पहले मित्रों ध्यान रखना, चौहानों की वंशावली इस शिलालेख में मिलती है। चौहानों की वंशावली, बताओ किसकी वंशावली मिलती है? चौहानों की वंशावली इस शिलालेख में मिलती है। और चौहान कौन से? सांबर के चौहान। बताओ कौन से चौहान? सांबर के चौहान। चौहानों की वंशावली इस शिलालेख में मिलती है। दूसरा बिंदु, चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताई गई है। आपसे पूछा जा सकता है चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई। चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से, बताओ किससे बताई है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताई गई है। ये जानकारी भी बताओ किस शिलालेख में बताई गई है? बिजोलिया शिलालेख में बताई गई है। इस शिलालेख को अत्यंत उपयोगी, इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस जानकारी को पूछा जा सकता है। चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। ये जानकारी कौन सा शिलालेख देता है? अपना बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, यहां तक की बातें। अगला बिंदु क्या होगा? अगला बिंदु यही होगा
अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, सांबर झील का निर्माण, सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। ये जानकारी भी बताओ कौन से में, सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। और वासुदेव बताओ कौन है, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान ने करवाया। ये जानकारी भी इसी शिलालेख में मिलती है। चौहान वंश का संस्थापक, चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी किसके द्वारा, वासुदेव चौहान के द्वारा। यह जानकारी भी कौन से शिलालेख में मिलती है, बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। ये तो बातें हैं चौहानों के बारे में। चौहानों के अलावा भी तो कुछ बातें होती है, बिल्कुल होगी शिलालेख में मित्रों। चौहानों के अलावा इस शिलालेख में कुछ शहरों के प्राचीन नाम बता रखे हैं। इस शिलालेख में कुछ शहरों के प्राचीन नाम, कुछ शहरों के बताओ क्या बता रखे हैं, शहरों के प्राचीन नाम बता रखे हैं। ये बिजोलिया शिलालेख आप जब पढ़ते हैं 32 से 36 श्लोक इसमें बताए जाते हैं। बिजोलिया शिलालेख में शहरों के प्राचीन नामों में देखना, यहां पर दिल्ली को दिल्ली का कहा गया है। इस शिलालेख में बताओ दिल्ली को क्या कहा गया है, दिल्ली का कहा गया है। यह भी ध्यान रखना, दिल्ली को बताओ क्या कहा गया है, दिल्ली का कहा गया है। नागदा को बताओ क्या बता रखा है, नागद्रा बता रखा है, नागद्रा बता रखा है। नागदा को बताओ क्या बता रखा है, बिजोलिया। इस बिजोलिया को उत्तमाद्री बता रखा है। बताओ बिजोलिया के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, उत्तमाद्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उत्तमाद्री, बिजोलिया के लिए उत्तमाद्री भी कहा जाता है। बिजोलिया को ध्यान रखना विंध्यावली भी कहा गया है या विजयवली भी कह सकते हैं। विंध्यावली और बिजोलिया को ही बताओ क्या कहा जाता है, उपरमाल कहा जाता है। मित्रों इसी शिलालेख में बताओ सांबर को क्या बता रखा है, सांबर को इसी शिलालेख में साकम्बरी कह रखा है। बताओ सांबर को इस शिलालेख में क्या कह रखा है, साकम्बरी कह रखा है। जालोर को जबालीपुर कह रखा है। बताओ जालोर को क्या कह रखा है, जालोर को इस शिलालेख में जबालीपुर बता रखा है। ये कुछ इस शिलालेख में मित्रों प्राचीन नाम बता रखे हैं कि बिजोलिया शिलालेख में कुछ शहरों के प्राचीन नाम बता रखे हैं। और इस शिलालेख में राजा महाराजाओं के द्वारा भूमि दान का वर्णन किया गया है कि राजा महाराजा जिनके जो व्यक्ति भूमिहीन होते थे उनको भूमि दान देते थे और दी गई भूमि का जो दान होता उसे डोहली कहा जाता था। बताओ क्या कहा जाता था, भूमि दान का वर्णन किया गया। एक बिंदु और लिख लेना नीचे, इस शिलालेख में, इस शिलालेख में, इस शिलालेख में, इस शिलालेख में भूमि दान का वर्णन किया गया है। बताओ भूमि दान का क्या किया गया है, भूमि दान का वर्णन। और ये जो भूमि दान होता है इस भूमि दान को बताओ क्या कहा गया जाता है, डोली भूमि। बताओ कौन सी भूमि कहा गया है, डोली भूमि। आपने देखा होगा गांव के पास में, हर गांव में आप निवास करते हो तो कुछ खेतों के नाम होते हैं कि ये खेत तो डोली है, ये खेत तो क्या है, डोली है। डोली का अर्थ होता है कि वो भूमि दान में प्राप्त हो रखी है। उस भूमि का जो है कोई मालिक अधिकार नहीं होता था, वो दान स्वरूप भूमिहीनों को दी जाती थी और दान स्वरूप दी गई भूमि को डोहली कहा जाता है। तो ये सारी की सारी जानकारियां अपने को बताओ कौन से शिलालेख से प्राप्त होती है, बिजोलिया शिलालेख से। यहां तक कि बिजोलिया के बारे में जानकारी आशा करता हूं आप सबको क्लियर है। ये था अपना प्रमुख रूप से बताओ कौन सा शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख, जिसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत है, भीलवाड़ा में है, पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ, लिखवाया जैन श्रावक लोलाक ने, रचना किसने की थी, गुणभद्र व केशव कायस्थ ने। और इससे क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, चौहानों के बारे में पहली जानकारी प्राप्त हुई और दूसरा कुछ शहरों के पुराने नाम दे रखे हैं और इसमें भूमि दान को बताओ क्या कह रखा है, डोली कह रखा है। मित्रों अगला परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस बिंदु का नाम है राज सिंह प्रशस्ति। बताओ उस प्रशस्ति का नाम कौन सी प्रशस्ति है, राज सिंह प्रशस्ति है। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना। राज सिंह प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी पढ़ेंगे, राज सिंह प्रशस्ति भी पढ़ेंगे, ये सारी बातें अपन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले राज सिंह प्रशस्ति के बारे में।
मित्रों राज सिंह प्रशस्ति कहां पर है? सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए राज सिंह प्रशस्ति है कहां पर? राजसमंद में है। और राजसमंद में भी बताओ कहां पर है? राजसमंद झील के किनारे है। देखना साथियों, एक झील है और इस झील का नाम है, ये रही ऐसी एक झील है। इस झील में एक नदी का पानी आता, वैसे 2-3 नदियों का पानी आता, लेकिन प्रमुख रूप से ध्यान रखना गोमती नदी के पानी को रोक करके इस झील का बताओ क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया है। गोमती नदी, और ये गोमती नदी को रोक करके एक झील बनाई गई है। इस झील का नाम बताओ कौन सी झील है? राजसमंद झील है। बताओ कौन सी झील है? राजसमंद झील। और ये जो राजसमंद झील है, इसी राजसमंद झील को एक अन्य नाम से जाना जाता है और उसका नाम क्या है? राजसमुंदर है। बताओ क्या नाम है? राजसमुंदर है। मित्रों ये जो राजसमंद झील है, इसका निर्माण बताओ किसके द्वारा करवाया गया था? गोमती नदी को रोक करके इस झील का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया जाता है राज सिंह के द्वारा। बताओ निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? राज सिंह के द्वारा। और राज सिंह के द्वारा इसकी नींव बताओ कब रखी जाती है? 1662 में। 1662 ईस्वी में इसकी नींव रखी जाती है और यह झील बनकर के पूर्ण हो जाती है 1665 ईस्वी में। और इस झील में जो कुल खर्चा आया था, वो कुल खर्चा बताओ कितना आया था? 1,05,00,000 के अपने कुछ 700 और 8 रुपए कुछ ऐसे आए थे। कुल खर्चा अपन सीधा लिख सकते हैं 1,05,00,000 रुपए। इस झील को बनाने में लगभग खर्चा बताओ कितना आया था? 1,05,00,000 रुपए। और इसी झील के किनारे गेवर माता का मंदिर स्थित है। इसी झील के किनारे बताओ कौन सी माता का मंदिर स्थित है? गेवर माता मंदिर स्थित है। ये तो कुछ साधारण सी बातें हुई। गेवर माता मंदिर है, गोमती नदी का पानी आया, गोमती नदी के पानी को रोक करके एक झील बना दी। इस झील को राजसमंद झील कहते, इसी को राज समुद्र भी कहा जाता था पहले। निर्माण राज सिंह ने करवाया, 1662 में नींव रखी थी और 1665 में यह झील बनकर तैयार हुई थी। इस झील की जो उत्तरी पाल है, इस उत्तरी पाल को बताओ क्या कहा जाता है? नौचौकी पाल कहा जाता है। इस झील की उत्तरी पाल जो है, इस पाल को बताओ कौन सी पाल कहा जाता है? नौचौकी पाल कहा जाता है। बताओ कौन सी पाल कहा जाता है? नौचौकी। क्यों? क्योंकि इस झील के आप उत्तरी छोर से जब अंदर जाएंगे तो आपको जो यहां पर सीढ़ियां वगैरह लगी हुई है, उन सीढ़ियों की चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, दूरी आप मापोगे तो हमेशा वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नोक के अंक में आएगी। जो गणित का 9 अंक है, उस नोक के अंक में वो हमेशा आएगी। और इस कारण ये नौचौकी पाल कहलाती है। मित्रों नौचौकी पाल के किनारे ही अपने बताओ राज प्रशस्ति बता रखी है। बताओ कौन सी प्रशस्ति है? राज प्रशस्ति। सबसे पहला बिंदु तो यह ध्यान रखो कि प्रशस्ति किसे कहते हैं। अभिलेख का ही एक भाग है राज प्रशस्ति। मित्रों प्रशस्ति का अर्थ होता किसी राजा के सम्मान में, किसी राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख। कई शिलालेखों का समूह होता है, उसे अपन प्रशस्ति कहते हैं। राज प्रशस्ति ध्यान रखना 25, इस प्रशस्ति को लिखवाया किसने था? राज सिंह ने। इस प्रशस्ति को लिखवाया किसने? बताओ पहला बिंदु तो प्रशस्ति को लिखवाया था राज सिंह ने। ठीक है, इस प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो इस प्रशस्ति का लेखक हो जाएगा रणछोड़ बट तेलंग। बताओ प्रशस्ति का लेखक कौन हो जाएगा? रणछोड़ बट तेलंग। रणछोड़ बटे तेलंग इस प्रशस्ति के बताओ क्या हो जाएंगे? रचनाकार हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट मित्रों, ये प्रशस्ति 25 काली शिलाओं का समूह है। 25 काली शिलाओं पर लिखित, 25 काली शिलाओं का समूह। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता? केवल अगर एक पत्र है तो फिर तो वो शिलालेख ही हो जाएगा, प्रशस्ति क्या होगी? प्रशस्ति में कई शिलालेखों का समूह होता है। दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर ये कुल 25 शिलाओं का समूह है, 25 शिलालेख है। और इन 2500 शिलालेखों के बारे में मित्रों ध्यान रखना, इन 2500 शिलालेखों पर कुल 1106 श्लोक लिखे गए हैं।
इन पर बताओ कुल कितने श्लोक लिखे गए हैं? 1106 श्लोक लिखे गए हैं। मित्रों, ये प्रशस्ति कुल 24 सर्गों में बंटी हुई है। बताओ ये प्रशस्ति कितने सर्गों में बंटी हुई है? 24 सर्गों में। ध्यान रखना, नंबर 22, नंबर 23 और नंबर 24 का जो सर्ग है, 22, 23 और 24 सर्ग, ये महाराणा जयसिंह ने लिखवाए थे। बताओ किसने लिखवाए थे? जयसिंह ने लिखवाए थे। इसका भी ध्यान रखना। 1680 में राज सिंह जी की तो मृत्यु हो जाती है, तो 1680 में इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? महाराणा जयसिंह बनते हैं 1680 से 1698 तक। तो 22, 23 और 24 सर्ग, यानी राज सिंह ने इसके 21 सर्ग यानी 21 भाग ही लिखवाए थे। 22वां, 23वां और 24वां सर्ग जयसिंह ने लिखवाया था। और ये जो सर्ग है, इन सर्गों में राज सिंह की मृत्यु का वर्णन है। यानी राज सिंह की मृत्यु किस प्रकार हुई? राज सिंह की मृत्यु का वर्णन इन सर्गों में बताओ किसका वर्णन है? राज सिंह की मृत्यु का वर्णन है। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि राज सिंह की मृत्यु का वर्णन कौन से सर्गों में है? 22वां, 23वां और 24 इन सर्गों में राज सिंह की मृत्यु का वर्णन है। ठीक है गुरुजी, इस प्रशस्ति को कब लिखवाया गया था? तो इस प्रशस्ति की स्थापना बताओ कब की गई थी? इस प्रशस्ति की स्थापना की गई थी माघ पूर्णिमा के दिन 1676 ईस्वी में। बताओ इस प्रशस्ति की स्थापना कब की गई थी? माघ पूर्णिमा के दिन 1676 ईस्वी में इस प्रशस्ति को लिखा गया था। और ये राज प्रशस्ति जो है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति जो है, ये बताओ विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति जो है, वो बताओ कौन सी प्रशस्ति मानी जाती है? राज प्रशस्ति मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति कौन सी झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे है। लिखवाया था राज सिंह ने 1676 ईस्वी में। लिखा था रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। 25 काली शिलाओं का समूह है। 1106 टोटल श्लोक है। और इसकी भाषा अगर आपसे पूछ ले कि भाषा कौन सी है, तो भाषा है मित्रों संस्कृत। बताओ भाषा कौन सी है? इसकी भाषा बताओ कौन सी हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी। ये कुछ बातें अपने को किसके बारे में पता होना चाहिए? राज प्रशस्ति के बारे में दोस्तों पता होनी चाहिए। अब इस प्रशस्ति में क्या जानकारी है वो तो अपन लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन यहां तक की सारी बातें बताओ सबको क्लियर है क्या? अरे यहां तक की सारी बातें क्लियर है क्या? बिल्कुल गुरुजी, यहां तक क्लियर है, कुछ है ही नहीं यहां तक। तो ये सारी बातें हमें पता है। और झील है, झील का निर्माण नदी को रोका, गोमती को, झील में खर्चा वर्चा कब झील बनी, ये बातें हैं। और इधर प्रशस्ति की ये साधारण बातें हैं। अब इस राज प्रशस्ति में बताओ क्या बता रखा है? राज प्रशस्ति जो है, राज प्रशस्ति में बप्पा रावल से राज सिंह द्वितीय तक का इतिहास वर्णित है। बप्पा रावल से जगत सिंह द्वितीय तक का इतिहास वर्णित है। जगत सिंह द्वितीय तक का इतिहास वर्णित है। बताओ जगत सिंह द्वितीय तक का इतिहास से कहां से लगा करके? बप्पा रावल से लगा करके इसी प्रशस्ति में क्या किया गया है? वर्णित किया गया है। अगला बिंदु, राजा गुहिल को बप्पा रावल अथवा काल भोज का पुत्र बताया गया है। बप्पा रावल अथवा काल भोज का पुत्र बताया गया है। बताओ किस में बताया गया है? इसमें नहीं बताया गया, वो कुंभलगढ़ में है। यहां पर अगला दूसरा बिंदु लिखना है, मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन है। बताओ कौन सी संधि का वर्णन है? मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन किया गया है। मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन। नेक्स्ट, चारुमती के विवाह का वर्णन। बताओ किसके विवाह का वर्णन? चारुमती के विवाह का वर्णन। चारुमती के विवाह का वर्णन। चारुमती के विवाह का वर्णन। मित्रों और भी कई बातें हैं। 1681 में 1681 जयसिंह वे 1681 ईस्वी जयसिंह एवं औरंगजेब की
औरंगजेब के बीच पुणे यानी मेवाड़ मुगल संधि सेकंड, मेवाड़ मुगल संधि सेकंड, पहली तो कब हुई थी 1615 में, और दूसरी मेवाड़ मुगल संधि द्वितीय का वर्णन किया गया है। मेवाड़ मुगल संधि द्वितीय का वर्णन आपको पता है। सेकेंड संधि हुई थी 1681 ईस्वी में, 1681 ईस्वी में जयसिंह एवं औरंगजेब के बीच में। बताओ किसके बीच में? जयसिंह एवं औरंगजेब के बीच में। उस संधि का वर्णन भी बताओ कौन सी प्रशस्ति में कर रखा है? उस संधि का वर्णन भी इसी प्रशस्ति में कर रखा है। मित्रों ध्यान में रखना है। यहां तक कि बताओ सारी की सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यही जानकारी इस राज प्रशस्ति में दी गई है, और यही जानकारी अपने को राज प्रशस्ति के बारे में कुल कितने श्लोक है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, बताओ यहां तक सारी की सारी जानकारी क्लियर है क्या? हाँ, यहां पर नीचे नोट लगा करके मैं एक बिंदु और लिखा देता हूं। बप्पा रावल वे काल भोज को, बप्पा रावल वे काल भोज को, बप्पा रावल वे काल भोज को रणकपुर प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में अलग अलग बताया है, अलग अलग बताया है। बताओ यहां तक बातें याद रखना कि बप्पा रावल वे काल भोज ये दोनों रणकपुर प्रशस्ति में अलग अलग बताए गए हैं, जबकि एक प्रशस्ति और है, और उस प्रशस्ति का नाम क्या है मित्रों? उस प्रशस्ति का नाम है कुंभलगढ़ शिलालेख। यहां पर लिख सकते हो कुंभलगढ़ शिलालेख में, चलो वो तो अलग से पढ़ लेंगे। ये थी राज अपने प्रशस्ति। बप्पा रावल के बारे में ध्यान रखना, बप्पा रावल और काल भोज अलग अलग है रणकपुर प्रशस्ति, और बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है अपने कुंभलगढ़ शिलालेख में। किस में बता रखा है? कुंभलगढ़ शिलालेख में। ये थी राज प्रशस्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। चारुमती के विवाह का वर्णन है। चारुमती कौन है? किशनगढ़ की राजकुमारी थी, और किशनगढ़ की राजकुमारी, इसका विवाह औरंगजेब के साथ में होना तय हुआ था, लेकिन इसने राज सिंह से मित्रों रिक्वेस्ट की थी, राज सिंह से प्रार्थना की थी कि आप मेरे धर्म की रक्षा करें और मेरे साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करें। तब राज सिंह ने मित्रों औरंगजेब के विरोध में जाते हुए इनसे, चारुमती जी से विवाह किया था, और विवाह करके इनको बताओ कहां लेके आए थे? मेवाड़ लेके आए थे। तब औरंगजेब परेशान होकर के राज सिंह पर आक्रमण करता है। वो सारी इतिहास की बातें हैं, इस चारुमती के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मेवाड़ मुगल संधि बताओ कब हुई थी? 1615 ईस्वी में। किस किस के बीच हुई थी? अमर सिंह द्वितीय एवं जहांगीर के बीच। इस संधि का वर्णन भी इसमें किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है अपने को राज प्रशस्ति में ध्यान रखना है। मित्रों ध्यान रखिएगा, कहना अगली प्रशस्ति जो है उस प्रशस्ति का नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। बताओ अगली जो प्रशस्ति है उस प्रशस्ति का नाम कौन सी प्रशस्ति है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है इसके बारे में ध्यान रखना। ये कहां पर है भाई कुंभलगढ़ प्रशस्ति? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग तो बताओ कहां पर पड़ता है? कुंभलगढ़ दुर्ग तो राजसमंद में पड़ता है। कुंभलगढ़ दुर्ग तो बताओ कौन से जिले में पड़ता है? कुंभलगढ़ दुर्ग तो राजसमंद जिले में पड़ता है। मित्रों क्या है कुंभलगढ़ प्रशस्ति? देखना, इस प्रकार का एक मंदिर बना हुआ है। ये एक इस प्रकार का मंदिर है कुंभलगढ़ में, और ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ये मंदिर किसी और का मंदिर नहीं, इस मंदिर को कहते हैं कुंभ स्वामी मंदिर। बताओ इस मंदिर को कौन सा मंदिर कहते हैं? कुंभ स्वामी मंदिर। बताओ कौन सा मंदिर कहते हैं? कुंभ स्वामी मंदिर। मित्रों ध्यान रखना, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर। और ये जो कुंभ स्वामी मंदिर है इसका वर्तमान नाम, इसी कुंभ स्वामी मंदिर को वर्तमान में कहते हैं मामा देव मंदिर। बताओ इसी मंदिर को वर्तमान में कौन सा मंदिर कहते हैं? मामा देव मंदिर कहते हैं। और इसी मंदिर पर 5 काली शिलाओं का समूह है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति क्या है? 5 काली शिलाओं का समूह कुंभलगढ़ प्रशस्ति, और ये है 5 काली शिलाओं का समूह। 5 काली शिलाओं का समूह, 5 काली शिलाओं का समूह, 5 काली शिलाओं का समूह।
मित्रों ये जो प्रशस्ति है, इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता या कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे मित्रों कान्हा व्यास। बताओ कौन से व्यास हो जाएंगे? कान्हा व्यास हो जाएंगे। जबकि जीएच ओझा के अनुसार, जीएच ओझा के अनुसार, जीएच ओझा के अनुसार, जीएच ओझा के अनुसार इसके रचयिता या इसके लेखक महेश थे। इसके लेखक बताओ कौन थे? महेश थे। ये बात बताओ किसने बताई है? ये बात बताई है जीएच ओझा ने। बस इतना सा ध्यान रखें। क्या जानकारी मिलती है वो जानकारी तो देखेंगे। पहले कोई सी भी प्रशस्ति हो तो उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखवाई किसने है? स्वाभाविक सी बात है, राणा कुंभा ने लिखवाई है। राणा कुंभा ने ये प्रशस्ति जो लिखवाई है, इसका लेखक कौन है? कान्हा व्यास है। लेकिन इतिहासकार जीएच ओझा साहब कहते हैं कि नहीं, इसका इतिहासकार तो बताओ कौन है? महेश है। तो पूछा जाए कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो अपन कान्हा व्यास करेंगे। लेकिन परीक्षक अलग से पूछे कि जीएच ओझा के अनुसार इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचयिता कौन है, तो आपका उत्तर बताओ क्या हो जाएगा? आपका उत्तर महेश हो जाएगा। ये कुछ बातें ध्यान रखनी है इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में। और मित्रों इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में अपने को क्या क्या किन किन बातों की जानकारी प्राप्त होती है, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में सबसे पहला बिंदु तो ध्यान रखना, इसमें राजा गुहिल को पहली जानकारी क्या क्या मिलती है वो लिख रहा हूं मैं। इस प्रशस्ति से मिलने वाली जो जानकारी है, पहला जानकारी इस प्रशस्ति से यही मिलती है कि जो अपना राजा गुहिल बप्पा रावल व काल भोज, बप्पा रावल अथवा काल भोज का पुत्र था। काल भोज का बताओ क्या था? पुत्र था। ये जानकारी इसमें मिलती है। तो बताओ क्या राजा गुहिल बप्पा रावल या काल भोज का पुत्र था? क्या नहीं था, ये तो महेंद्र द्वितीय का पुत्र था। बताओ किसका पुत्र था? महेंद्र द्वितीय का पुत्र था राजा गुहिल, जबकि इसमें बता रखा बप्पा रावल व काल भोज का पुत्र। अगला बिंदु इसी के बारे में ध्यान रखना, बप्पा रावल व काल भोज के अलावा नंबर 2 पर इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या जानकारी मिलती है? राणा कुंभा के सैनिक अभियान। बताओ किसकी जानकारी मिलती है? राणा कुंभा के सैनिक अभियान। मित्रों इसी प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचनानी कहा गया है। बताओ राणा हमीर को क्या कहा गया है? राणा हमीर को विषम घाटी पंचनानी कहा गया है। किस में कहा गया है? राणा हमीर को अपने विषम घाटी पंचनानी कहा गया है। कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। और इस विषम घाटी पंचनानी जो है, इसका अर्थ क्या होता है? इसकी कई 2-3 उपाधियां थी मित्रों, आपको पता होना चाहिए राणा हमीर की। विषम घाटी पंचनानी का जो अर्थ, विषम घाटी पंचानन जो है, इस विषम घाटी पंचानन शब्द का अर्थ क्या होता है? विषम घाटी पंचनानी के स्थान पर पंचानन शब्द करना है अपने को। पंचानन, इसका अर्थ होता है विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान खड़ा रहने वाला। विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान खड़ा रहने वाला बताओ किसे कहा गया है? राणा हमीर को कहा गया है। और राणा हमीर जो है, इस राणा हमीर की एक और उपाधि है, इसे वीर राजा भी कहा जाता है। बताओ इसे कौन सा राजा कहा जाता है? इसे वीर राजा भी कहा जाता है। वो राणा कुंभा ने कहा है। वो बताओ किसने कहा है? राणा कुंभा ने कहा है। तो ये कुछ बातें अपने को इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में दोस्तों याद रखनी है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बाद में अगला जो शिलालेख अपन पढ़ेंगे, उस शिलालेख का नाम है चीरवा शिलालेख। मित्रों उस शिलालेख का नाम बताओ कौन सा शिलालेख है? चीरवा शिलालेख। और चीरवा शिलालेख तो आपको पता है कहां पर है? उदयपुर में है। इस शिलालेख से तो अपन अच्छी तरीके से वाकिफ है। इसको लिखा किसने था और क्या है? चीरवा शिलालेख ये 1273 ईस्वी का है। ये बताओ कब का है? 1273 ईस्वी का।
स्थान बताओ, स्थान है बताओ कहां पर, उदयपुर में। चीरवा शिलालेख का स्थान बताओ कहां पर है, उदयपुर में। भाषा कौन सी है, संस्कृत है, बताओ भाषा कौन सी है, संस्कृत है। और इसके उत्कीर्णकर्ता बताओ कौन है, इस शिलालेख के उत्कीर्णकर्ता, इस शिलालेख के उत्कीर्णकर्ता जो है वो बताओ कौन हो जाएंगे, रत्नपर्व सूरी हो जाएंगे। बताओ कौन हो जाएंगे, रत्नपर्व सूरी। और इसमें बताओ किसकी जानकारी है, एक जाति है, उस जाति का नाम है टांटेड जाति। बताओ उस जाति का नाम कौन सी जाति है, टांटेड जाति के बारे में जानकारी मिलती है इस शिलालेख में। इस शिलालेख में, इस शिलालेख में टांटेड जाति, टांटेड, टांटेड जाति, टांटेड जाति एवं गुहिल वंश, एवं गुहिल वंशीय राजाओं के बारे में जानकारी मिलती। गुहिल वंशीय राजाओं का इतिहास वर्णित। नेक्स्ट, पाशुपात योगियों का, पाशुपात, एक बार यहां तक देखो, एक टांटेड जाति है और गुहिल वंश के राजा, इनकी जो जो क्रियाएं होती थी उन सब का वर्णन इसमें मिलता है। देखो साथियों, मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा। ये जो शिलालेख का अध्याय है, इस शिलालेख के अध्याय के बारे में ध्यान रखना। शिलालेख के अध्याय को जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ सकते हैं, 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे। लेकिन शिलालेख में, इस चीरवा का शिलालेख पढ़ेंगे तो कम से कम 1 घंटे तक इतनी जानकारियां इस शिलालेख में दी गई है। लेकिन अपने को पूरा नहीं पढ़ना है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। आप कहेंगे गुरुजी आप ही पेपर बनाने वाले हो क्या, जो परीक्षा में पूछा जाता है वही पढ़ाओगे? नहीं, मैं नहीं बनाने वाला। राजस्थान इतिहास का कोई भी एक निर्धारित क्राइटेरिया नहीं है। राजस्थान इतिहास को जितना आप लंबा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ सकते हैं मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को तो एक निश्चित समय में रह करके जिस परीक्षा में अपन बैठ रहे हैं उस परीक्षा को क्रैक करना होता है। तो अब जो बातें परीक्षा उपयोगी वही मैं लिखवा रहा हूं। देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो मैं आपको शिलालेख पढ़ाता जाऊं और पढ़ाते पढ़ाते पूरी कॉपी बर्बा दूं तो उसमें से प्रश्न आएगा, और एक है कि शिलालेखों के 10 प्रश्न आते हैं तो उनमें से 9 अपन जो पढ़ते हैं उनमें से आते हैं। दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है? देखिएगा, एक में पूरे इतिहास में जितना इतिहास है उतना सारा लिखवा दूं तो उस इतिहास में स्वाभाविक बातें बाहर जाएगा क्या, वही आएगा। और वो इतिहास जिसकी कोई अथाह भंडार है, जिसका कोई पार नहीं है, वो इतना सारा लंबा चौड़ा इतिहास है। लेकिन एक में आपको कम चीजें लिखवाऊं लेकिन उनमें से 10 प्रश्नों में से 9 प्रश्न आ जाए तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है? 10 में से 9, क्योंकि अपने को 100 में से 100 लाने नहीं है, परीक्षा क्रैक करनी। और इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें से एक आधा प्रश्न तो इधर उधर हो ही जाता है। आप खुद इतने समझदार हैं, इसलिए जितनी परीक्षा में जानकारी पूछी जाती है उसके हिसाब से ही मैं ये शिलालेख करवा रहा हूं। आप सोचोगे चीरवा शिलालेख इतना है क्या? नहीं है, कम से कम 2.5 घंटे तक इस शिलालेख को मैं पढ़ा सकता हूं। लेकिन अपने को परीक्षा उपयोगी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, इसके लिए मित्रों चीरवा शिलालेख में इतनी जानकारी है। और इसके अलावा आप लिखना चाहे तो देखना, जो मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के जितने भी राजा थे वो अपने एकलिंगनाथ जी को अपना इष्ट देव मानते थे। और एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो है पाशुपात संप्रदाय का प्रधान मंदिर है। बताओ कौन से संप्रदाय का प्रधान मंदिर है? पाशुपात संप्रदाय का प्रधान मंदिर है। और पाशुपात धर्म के जितने भी योगी हैं उन योगियों के द्वारा शिवरात्रि के अवसर पर कुछ विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो पाशुपात योगियों के द्वारा शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी बताओ कौन सा शिलालेख देता है? चीरवा शिलालेख। तो एक जानकारी और लिख देता हूं, पाशुपात योगियों द्वारा शिवरात्रि पर आयोजित क्रियाओं की जानकारी
इसी शिलालेख से प्राप्त होती, इसी शिलालेख से बताओ क्या होती है, इसी शिलालेख से प्राप्त होती है। ये बात अपने को कौन से शिलालेख के बारे में पता होनी चाहिए दोस्तों, चीरवा शिलालेख के बारे में पता होनी चाहिए। बताओ यहां तक की सारी बातें क्लियर है क्या? बिल्कुल, यहां तक तो गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अग्निकुंड, एक बिंदु और, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, ये जानकारी भी यहीं पर मिलती है। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड की राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से होने के प्रमाण, अग्निकुंड से होने की जानकारी बताओ कौन से शिलालेख से मिलती है? ये मिलती है अपने चीरवा शिलालेख से। अग्निकुंड क्या है? राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से होने की। मित्रों, ग्रंथ पृथ्वीराज रासो भी ये जानकारी देता है, और ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में साफ लिखा है कि आबू पर्वत के ऊपर वशिष्ठ मुनि ने, बताओ आबू पर्वत के ऊपर कौन से मुनि ने? वशिष्ठ मुनि ने एक यज्ञ किया था, और उस यज्ञ से 4 प्रमुख संतानें प्राप्त हुई थी। बताओ कितनी संतानें प्राप्त हुई थी? 4 प्रमुख संतानें प्राप्त हुई थी, और उन संतानों में सबसे बड़ी जो संतान थी, वो सबसे बड़ी संतान थी अपने प्रतिहार, उससे छोटे परमार, परमारों से छोटे चालुक्य, चालुक्यों से छोटे सोलंकी। तो ये सारी जानकारी अपने को इस चीरवा शिलालेख में प्राप्त होती है। आशा करता हूं कि यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर होगी। मित्रों, अगला जो शिलालेख है चीरवा शिलालेख के पश्चात जगन्नाथ प्रशस्ति। बताओ कौन सी प्रशस्ति? जगन्नाथ प्रशस्ति। और जगन्नाथ प्रशस्ति को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जगन्नाथ प्रशस्ति कहां पर है? उदयपुर में है। जगन्नाथ प्रशस्ति लिखवाई किसने है? नाम से स्पष्ट है, जगन्नाथ यानी जगत सिंह। जगन्नाथ यानी बताओ कौन सा सिंह हो जाएगा? जगत सिंह हो जाएगा। और जगत सिंह जो है इसने उदयपुर में लिखवाई थी। कब लिखवाई थी? 1652 ईस्वी। और किसने लिखी थी? ये अपना स्थान हो गया उदयपुर। इसके लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट है। बताओ इसके लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट है। और इसमें क्या है? हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन है। बताओ इसमें हल्दी घाटी युद्ध का क्या कर रखा है? हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन कर रखा है। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, वो सारी बातें इसी प्रशस्ति में बता रखी है। इसके अलावा बताओ कौन सी प्रशस्ति बच जाती है? एक बच जाती है राय सिंह प्रशस्ति। बताओ एक प्रशस्ति बच जाती है जिसका नाम कौन सा है? राय सिंह प्रशस्ति। और राय सिंह प्रशस्ति तो बताओ कहां पर है? बीकानेर में है। राय सिंह प्रशस्ति तो बताओ कहां पर है? बीकानेर में है। ये किसने लिखवाई थी? ये लिखवाई थी राय सिंह ने। लिखवाई किसने? राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग में लिखवाई थी राय सिंह। और राय सिंह बताओ कहां पर लिखवाई थी? जूनागढ़ दुर्ग में। मित्रों, ये जो प्रशस्ति है राय सिंह प्रशस्ति, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक मित्रों ध्यान रखना, जयिता जैन है। इसके लेखक बताओ कौन है? जयिता जैन। और मित्रों इसमें राव बिक्का से लगाकर राव बिक्का से राय सिंह तक पूर्ण वंशावली तक पूर्ण इतिहास एवं तत्पश्चात आंशिक इतिहास एवं तत्पश्चात आंशिक इतिहास का वर्णन है। तत्पश्चात आंशिक इतिहास का बताओ क्या है? आंशिक इतिहास का वर्णन मिलता है। ये कुछ बातें अपने को इस किस प्रशस्ति के बारे में याद होनी चाहिए? राय सिंह प्रशस्ति के बारे में दोस्तों ये सारी बातें याद होनी चाहिए। यहां तक आशा करता हूं कि आप सबको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा भी एक दो प्रमुख प्रशस्तियां और बच जाती है, उन पर चर्चा करते हैं। देखिएगा,
एक है हुडेरा जोगियन का सती स्मारक लेख। यहां तक बताओ जगन्नाथ प्रशस्ति, ये सारी इतिहास में जब जगत सिंह पढ़ते हैं तब और विस्तार से पढ़ते हैं, और हल्दी घाटी युद्ध के बारे में अपन जानते हैं। इन लाइनों को समझाने का कोई ज्यादा औचित्य है नहीं। अब ये सारी जिस स्थान पर है उस स्थान की प्रशस्तियां हैं, अपने को याद रहना चाहिए कि ये प्रशस्ति कहां कहां पर है। तो ये साधारण सी बातें हैं। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखिएगा, अगली प्रशस्ति की अगर मैं बात करूं तो अगली प्रशस्ति में जोगियन हुडेरा सती लेख, एक सती लेख है, उसका नाम है जोगियन हुडेरा सती लेख। ये बताओ कहां पर है, जोगियन हुडेरा सती लेख। और ये जोगियन हुडेरा सती लेख मित्रों ध्यान रखना चूरू में पड़ता है। बताओ जोगियन हुडेरा सती लेख कहां पर पड़ता है, चूरू में। और इस जोगियन हुडेरा सती लेख में क्या जानकारी मिलती है, इस लेख में राजस्थान में सर्वप्रथम नदियों की जानकारी प्राप्त होती है। नदियों की बताओ क्या प्राप्त होती है, जानकारी। नदियों की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है। नदियों की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है। बताओ नदियों की कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, वैज्ञानिक जानकारी। नदियों के वैज्ञानिक जानकारी का तात्पर्य क्या है, नदियों के वैज्ञानिक का अर्थ है कि नदियों का जो विशिष्ट वर्गीकरण है वो यहां पर मित्रों ध्यान रखिएगा प्राप्त होता है। और इसकी भाषा है संस्कृत। इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत है, ये भी ध्यान रखना। इस जोगियन हुडेरा का जो सतीलेख है इसकी भाषा बताओ कौन सी हो जाएगी, इसकी भाषा हो जाएगी संस्कृत। और संस्कृत भाषा के अलावा ध्यान रखना इसी जोगियन हुडेरा सतीलेख में मित्रों ध्यान रखना राठौड़ों के भाटियों के साथ, राठौड़ों का भाटियों के साथ वैवाहिक संबंध का वर्णन है। वैवाहिक संबंध का वर्णन है। बताओ वैवाहिक संबंध का क्या है, वर्णन है। यानी भाटियों के साथ राठौड़ों का जो विवाह हुआ था उसका वर्णन बताओ इस शिलालेख में किया गया है। हां तो मित्रों अगला बिंदु देखना, अगले जिस शिलालेख के बारे में अपन चर्चा करना चाहते हैं उस शिलालेख का नाम है अचलेश्वर शिलालेख। बताओ उस शिलालेख का नाम कौन सा शिलालेख है, अचलेश्वर शिलालेख। और ये जो अचलेश्वर शिलालेख है दोस्तों ध्यान रखना, ये अचलेश्वर शिलालेख कौन सी ईस्वी का है, 1285 ईस्वी का है। अब आपके मन में आ रहा है कि अचलेश्वर शिलालेख है कहां का, तो माउंट आबू सिरोही का है। बताओ माउंट आबू, और माउंट आबू कहां पर पड़ता है, माउंट आबू पड़ता है मित्रों ध्यान रखना सिरोही में। माउंट आबू बताओ कहां पर पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। मित्रों ये जो शिलालेख है इसका लेखक कौन है, इसका लेखक या रचयिता कौन है, तो मित्रों वो हो जाएगा आपका ध्यान रखना शुभ सिंह। बताओ कौन सा सिंह हो जाएगा, शुभ सिंह हो जाएगा। जबकि अगर आपसे इसका उत्कीर्णन करता पूछा जाए तो ध्यान रखना उत्कीर्ण करता हो जाएगा कर्म सिंह। बताओ उत्कीर्ण करता कौन हो जाएगा, कर्म सिंह हो जाएगा। इसका उत्कीर्णन करता यानी जो जिसने इस पर लिखा था, उत्कीर्णन करता ये बताओ कौन हो जाएगा मित्रों, करम सिंह हो जाएगा। करम सिंह सूत्रधार,
करम सिंह सूत्रधार, ये इसका उत्कीर्णकर्ता हो जाएगा। और इसमें दो महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। दो महत्वपूर्ण जानकारियों में एक तो मिलती है वही राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न होने की जानकारी, और एक जानकारी जो मिलती है इसमें परमारों का मूल पुरुष धर्मराज को बता रखा है। इन्होंने कहा कि परमार वंश की स्थापना धर्मराज ने की थी और परमारों का मूल पुरुष धर्मराज को बता रखा है, और इसका जो अग्निकुंड का जो सिद्धांत है ये दोनों इसमें मिलती है। तो यहां पर लिख सकते हैं इस शिलालेख में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से प्राप्त हुई। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती। आप कहेंगे उस शिलालेख से भी मिलती है जानकारी। हां, उससे भी मिलती है और इससे भी मिलती है, दोनों ही बातों से मिलती है, यह भी ध्यान रखना। और धर्मराज को परमारों का बताओ क्या बता रखा है? धर्मराज को परमारों का मूल पुरुष बता रखा है। धर्मराज को परमारों का मूल पुरुष बताया गया है। धर्मराज को परमारों का मूल पुरुष बताया गया है। इस बात की भी अपने को जानकारी ध्यान रखनी है कि धर्मराज को परमारों का मूल पुरुष कहां पर बताया गया है? तो यह बताया गया है अचलेश्वर शिलालेख। और अचलेश्वर शिलालेख तो बताओ कहां पर पड़ता है? माउंट आबू। और माउंट आबू बताओ कहां पर है? सिरोही में। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने को इस शिलालेख के बारे में पता होना चाहिए। बताओ रे, शिलालेख कुछ समझ में आ रहे हैं क्या? गुरुजी कम ही आ रहे हैं। मित्रों, इनको याद तो करना पड़ेगा। देखो, इनका कोई घोट करके पिलाने की कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं। शॉर्ट ट्रिक बता देंगे तो आप भूल जाओगे। जैसे मैं अभी ट्रिक बता दूंगा, कीर्ति स्तंभ को बचाने के लिए, कीर्ति स्तंभ के मान को बचाने के लिए, जैसे देखना, एक उदाहरण के लिए मैं आपके सामने ट्रिक रख रहा हूं। कीर्ति स्तंभ के मान को बचाने के लिए चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया। अब इस लाइन से आपको क्या याद रहेगा? देखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ये सारे चित्तौड़गढ़ के शिलालेखों को याद करने की ट्रिक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ में। मान यानी मानमोरी शिलालेख बताओ चित्तौड़गढ़ में। बचा यानी बचा कला शिलालेख बताओ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। मित्रों, चित्तौड़गढ़ शिलालेख कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा परवे का शिलालेख ये भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। की यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो ऐसी सैकड़ों ट्रिकें बन जाएगी, इसलिए ट्रिक से आपका काम होगा नहीं। ऐसे मैं लिखवा दूंगा, आप चाहोगे तो चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से शिलालेख है, जोधपुर में कौन कौन से, इन सब की ट्रिक लिखवा देंगे, लेकिन इनसे काम होने वाला नहीं है। इन शिलालेखों के बारे में जितनी जानकारी आपको याद दी जाती है वही जानकारी आपको मित्रों अगर याद रखनी है, परीक्षा में अगर प्रश्न सही करना है तो वही जानकारी आपको याद होनी चाहिए। ये कुछ बातें अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिएगा, एक शिलालेख है आमेर का शिलालेख। बताओ कौन सा शिलालेख है? आमेर शिलालेख। आमेर शिलालेख नाम से स्पष्ट है कहां पर हो जाएगा? आमेर में हो जाएगा। आमेर शिलालेख बताओ कहां पर हो जाएगा? आमेर में। और इस शिलालेख में क्या जानकारी मिलती है? इस शिलालेख में जो कछुआ राजा थे उनको रघुकुल या रघुवंशी कह करके पुकारा जाता था। बताओ कछुआ राजाओं को क्या कह करके पुकारा जाता था? रघुवंशी कह करके पुकारा जाता था। और ये जो रघुवंशी कह करके पुकारा जाता था, ये शिलालेख कब का है? 1612 ईस्वी का है। ये शिलालेख बताओ कब का है? 1612 ईस्वी। और एक लाइन ध्यान रखना, इस शिलालेख में कछुआ वंश के राजाओं को रघुवंश तिलक कह करके पुकारा जाता था। रघुवंशी तिलक या रघुकुल तिलक, रघुवंशी तिलक कहकर पुकारा जाता। रघुवंशी तिलक कह करे
पुकारा जाता। ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, खंजरी शिलालेख। एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है खंजरी शिलालेख, और ये खंजरी शिलालेख 16वीं सदी का शिलालेख है। और खंजरी गांव पड़ता है। खंजरी गांव बताओ कहां पर पड़ता है, कोटा में पड़ता है। और अपने खंजरी या इसको खजूरी शिलालेख भी कहते हैं। मित्रों ध्यान रखना, ये जो शिलालेख है कोटा में मिलता है और 1506 ईस्वी का शिलालेख है, 1506 ईस्वी का। इससे खजूरी शिलालेख कहते हैं। इससे खजूरी शिलालेख भी कहा जाता। इससे खजूरी शिलालेख भी, इससे खजूरी शिलालेख भी कहा जाता। खजूरी शिलालेख भी कहा जाता। और यहां पर हाड़ा राजाओं का इतिहास है। हाड़ा राजाओं का इतिहास वर्णित, हाड़ा राजाओं का इतिहास वर्णित है। बताओ किसका इतिहास है, हाड़ा राजाओं का इतिहास है वर्णित। नेक्स्ट एक है मित्रों, ध्यान रखना अपना सारण शिलालेख। बताओ कौन सा शिलालेख है, सारण शिलालेख। और सारण शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। बताओ इस सारण शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख बताओ कौन से शिलालेख में मिलता है, सारण शिलालेख में मिलता। खंजरी शिलालेख बताओ कहां पर है, कोटा में है। तो खंजरी शिलालेख हो गया कोटा में, आमेर में, और आमेर बताओ कहां पर पड़ता है, जयपुर में। ये कुछ सीधी सीधी जानकारियां जो है अपने को मित्रों याद होनी चाहिए। आशा करता हूं कि यहां तक के शिलालेखों की जानकारियां आप अच्छे से याद करोगे। बाकी बचे हुए शिलालेख जो है उनको अपन अगली क्लास में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को सादर वंदे, राम राम।